हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्वैग से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसे 34 साल बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय काफ़ी क्रांतिकारी सिद्ध होगा। यह शिक्षा नीति आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले नई शिक्षा नीति 2020 में आपका स्वागत है, वो भी स्वैग से। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति को समझने से पहले आइए कुछ बुनियादी पहलुओं पर गौर करें। दोस्तों, नई शिक्षा नीति का मतलब आप ये समझिए कि स्कूलों में कब तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स किस क्लास में देने होंगे, और इस तरह के नियमों का ड्राफ्ट और इन नियमों से संबंधित नीति जिसे केंद्र सरकार लेकर आई है, उसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये ख्याल सरकार को अचानक आया और उसने नई शिक्षा नीति बना दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अपना यह एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी, जिसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक रहे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को ये ड्राफ्ट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। इस ड्राफ्ट पर HRD मंत्रालय ने लोगों के सुझाव भी मांगे थे, जिस पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी और फाइनली 29 जुलाई को कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, आखिर इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या अभी वाली एजुकेशन सिस्टम में कोई खराबी थी? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इनोवेशन रिसर्च को बढ़ावा देने और भारत को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान लागू की गई थी और 1992 में इसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव किया गया था। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब HRD मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। दोस्तों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया था। इस नाम को लेकर RSS से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षण मंडल ने आपत्ति जताई थी और साल 2018 के अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग उठाई थी। इसका कारण ये था कि मानव को संसाधन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। तो दोस्तों, आइए नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
दोस्तों, नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश का पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, पर अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब यह है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 में बांटा जाएगा। दोस्तों, 5+3+3+4 का पहला 5 साल फाउंडेशन स्टेज का होगा। इस स्टेज में पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इस 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार से पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। 5 साल के बाद जो 3 साल है वो प्रिपरेटरी स्टेज का होगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा। 3 साल के बाद जो फिर से 3 साल होगा वो मिडिल स्टेज का होगा, जिसमें 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। इसमें बच्चों को वोकेशनल कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी। इसके अलावा 6ठी क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। सबसे खास बात यह है कि 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। दोस्तों, जो आखिरी चौथा साल होगा वो सेकेंडरी स्टेज का होगा। इसमें कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। बच्चों, ग्रेजुएशन की बात करें तो अभी बीए, बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। अब आने वाली नई पॉलिसी में 2 तरह के ऑप्शन होंगे। जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन। फिर 1 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 वर्ष की पीएचडी होगी। दोस्तों, एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। एमफिल का कोर्स भी खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया और 2 सेमेस्टर बाद उसकी रुचि बदल गई, उसे किसी और विषय पढ़ने की इच्छा आ गई, तो उसका साल खराब नहीं होगा। 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा। फिर कोर्स पूरा कर लेने पर डिग्री मिल जाएगी। इस तरह की व्यवस्था होगी और कहीं भी एडमिशन लेने के लिए ये रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। यदि आपने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना भी किया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, यानी कि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी म्यूजिक में भी रुचि है तो म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। कॉलेजों की ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। अभी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती हैं। अब कॉलेज को भी स्वायत्तता दी जा सकेगी। दोस्तों, उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। जैसे अभी यूजीसी, एआईसीटीई जैसी कई संस्थाएं हायर एजुकेशन के लिए हैं। अब सबको मिलाकर एक ही रेगुलेटर बना दिया जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए
एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। GER हायर एजुकेशन में नामांकन मापने का एक माध्यम है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और DU के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। और कोई प्राइवेट कॉलेज कितनी अधिकतम फीस ले सकता है, इसके लिए फी स्ट्रक्चर भी तय होगा। रिसर्च प्रोडक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड करेगा। IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF बनाया जाएगा। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड की परीक्षाओं का अहमियत घटाने की बात कही गई है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मूल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे। एक कॉलम में बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा और एक में उसके सहपाठी मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात कही गई है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगा। NCERT की सलाह से NCTE टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस NCFT 2021 तैयार करेगा। 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री हो जाएगी। शिक्षकों को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST 2022 तक विकसित किया जाएगा। इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति की मोटी मोटी बातें यही हैं। अब ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों की हालत तो हम जानते ही हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, या फिर कहीं कहीं तो स्कूल का भवन तक नहीं है। इसमें सुधार के लिए सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का भी ऐलान किया है। अब GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि अभी तक 4.3% के आसपास है। दोस्तों, अभी सिर्फ नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को ही मंजूरी मिली है, अभी तो लागू होना बाकी है। उसके बाद भी कई इम्तिहानों से गुजरना है। मसलन, क्या ये नई शिक्षा नीति की बातें शहरों से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक भी कभी पहुंच पाएंगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, वहां अब म्यूजिक के टीचर भी होंगे और वोकेशनल कोर्स और ऐसी बातें क्या लागू हो पाएंगी? तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी भी नीति को लागू करने के लिए एक ठोस शुरुआत की जरूरत होती है और उसकी आधारशिला 2020 में रखी जा चुकी है। हमें आशा है कि ये नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा पद्धति में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी और भारत को विश्व में सुपर ज्ञान का केंद्र बनाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।